नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मार्च तिमाही का आगाज शानदार हुआ है। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने उम्मीद से अच्छे नतीजे पेश किए। यही नहीं, कंपनी ने FY17 के लिए बेहतरीन गाइडेंस भी दिया है। साफ है कि इस बार भी इन्फोसिस पर विशाल सिक्का का सिक्का चलता नजर आया। इन्फोसिस के नतीजों को बाजार कैसे देख रहा है, अब कंपनी को लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या आईटी सेक्टर की दूसरी दिग्गज के नतीजे भी इन्फोसिस की ही तरह होंगे? इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन, सेठी फिनमार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास सेठी और IDBI कैपिटल के उर्मिल शाह। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं Q4 परफॉर्मेंस, जिसको हम कीनली वेट कर रहे थे, उस पर एक क्विक चेक दे दूं आपको। बेहतर नंबर्स आए, उम्मीद पर ज्यादातर फ्रंट पे परफॉर्मेंस बेहतर रहा। मैंने ज्यादातर इसीलिए कहा क्योंकि डॉलर आय में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर रहा। 2% जहां उम्मीद कर रहे थे बढ़ेगा डॉलर आय तिमाही दर तिमाही, 1.6% का वहां पे उछाल आया। अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड परफॉर्मेंस बेहतर है। मार्जिन एक्सपेक्टेड था एकदम सपाट होंगे, मार्जिन में दरअसल 60 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का उछाल देखने को मिला और इसी के चलते मुनाफा जो हम उम्मीद कर रहे थे महज 1% बढ़ेगा, मुनाफे में ऑलमोस्ट 4% तिमाही का उछाल देखने को मिला है। सबसे पहले विकास जी आपके पास आना चाहूंगा, ये जो Q4 का परफॉर्मेंस है इसे आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए आशीष जी, बिल्कुल जैसे आपने अभी अभी बताया, पूरा हर फ्रंट पे इन्फोसिस ने जो भी बाजार के एस्टिमेट्स थे उनको बीट किया है। खाली जो थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो भी एक बहुत ही नेग्लिजिबल सा एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, वो डॉलर रेवेन्यू जो आया है उसमें हुआ है। बाकी आप नेट प्रॉफिट्स को देखें तो जहां स्ट्रीट 3500 करोड़ की उम्मीद करे हुए था वहां 3600 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आया है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव तो आया है एबिटा मार्जिन के फ्रंट पे, जहां स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा था 24.85%, वहां ये बढ़ के आया है 25.5%। तो ऑल इन ऑल हर फ्रंट पे इन्होंने स्ट्रीट को बीट किया है। और बाकी भी हम डिटेल्स देखें तो जो एट्रिशन रेट है वहां पे कमी आई है, जो कि इन्फोसिस के लिए हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। फिर जो ऑर्डर विन्स भी है वो भी इन्होंने बहुत अच्छी ऑर्डर्स बैक करे हैं। तो ये तो हो गई Q4 के नतीजों की बातें। और बाकी जो FY17 के लिए जो गाइडेंस भी दिया है वो भी अच्छा है। मैं एक एक करके सब पे आऊंगा, पर उर्मिल आप जैसे जो एनालिस्ट होते हैं बहुत कीनली वॉच आउट करते हैं, अगर मैं सही हूं तो डॉलर आय में किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और उसी फ्रंट पे इस बार एक माइनर डिसअपॉइंटमेंट होगा। IDBI कैपिटल क्या उम्मीद थी, कितना डिसअपॉइंटमेंट उस फ्रंट पे आपको नजर आता है, और उसको देखते हुए उसके पर्सपेक्टिव में रिजल्ट्स कैसे लगते हैं आपको सर? हमने एक्सपेक्ट किया था कि 2.3% का US डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा। उससे स्लाइटली मिस है। बट अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ को ब्रेक डाउन करें तो वॉल्यूम ग्रोथ 2.2% का आया है। बेसिकली प्राइसिंग स्लाइटली गिरा है दिस क्वार्टर में, और ये इसी वजह से है क्योंकि जो बड़ी डील्स जो विन कर रहे हैं, जो रन द बिजनेस रिलेटेड डील्स हैं, उसमें कम्पिटिटिवली प्राइस करना पड़ रहा है उनको। बट ओवरऑल इम्पोर्टेंट चीज हम ये देखेंगे कि जो प्राइसिंग डिक्लाइन आ रहा है उसके वजह से मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट है। पर इनफैक्ट ऑटोमेशन रिलेटेड प्रोडक्टिविटी गेन की वजह से मार्जिन्स में तो सुधार आया है। सो ओवरऑल टिल द वॉल्यूम ग्रोथ में बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, इट इज फाइन। ओके भसीन साहब, आई वुड से कि ये बहुत बड़ा मिस है, स्लाइड मिस है। भसीन साहब, आप कैसे इन नंबर्स को देखते हैं? आपके लिए क्या ज्यादा पॉजिटिव था, मार्जिन्स में आउट परफॉर्मेंस, या फिर जो उर्मिल भी हाईलाइट कर रहे हैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ में जो देखने को मिला Q4 में, आपके लिए क्या ज्यादा अहमियत रखता है, और फिर उस पर्सपेक्टिव में आप इन नंबर्स को कैसे देखते हैं सर? नहीं आशीष, हमें लगता है 6-7 पैरामीटर से 5 तो बिल्कुल ठीक थे और एक में थोड़ा सा कमी आई है, विच इज द डॉलर रेवेन्यू। लेकिन आप इसमें जोड़िए कि एट्रिशन लेवल हैज फॉलन, साथ में गाइडेंस जो है 11.8 से 13.8, और इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो गाइडेंस अगर बढ़ाएगी तो बहुत कंजर्वेटिवली बढ़ाएगी। तो अगर वो 13.8 अपर बैंड कहते हैं तो दे माइट इवन एक्सीड दैट बाय 100 बेसिस पॉइंट। इन्फोसिस ऐसी कंपनी है। तो इट इज अ हैट्स ऑफ एंड थम्स अप टू मिस्टर विशाल सिक्का के 4 लगातार क्वार्टर में उन्होंने स्ट्रीट को भी बीट किया है, और नॉट ओनली हैव दे मेट एक्सपेक्टेशन, दे हैव एक्सीडेड दैट। एट अ टाइम जब ग्लोबल मार्केट्स में इतनी अनसर्टनिटी थी, इन्फोसिस कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन अ सेक्टर जहां पे काफी दिक्कतें थी बिकॉज ऑफ द चेन्नई फ्लड्स बीइंग अ वन ऑफ एंड सो ऑन। और हमें लगता है आज वो 20 टाइम फॉरवर्ड मल्टीपल पे है,
दैट मल्टीपल कैन इवन एक्सपैंड बिकॉज 1 ईयर फॉरवर्ड अभी 18 से और सस्ता लगेगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें लगता है ये इसकी आउट परफॉर्मेंस इन द आईटी सेक्टर विल कंटिन्यू टू बी गोइंग ऑन। ओके, जैसे हमने Q4 परफॉर्मेंस की बात करी थी मिली जुली, और ज्यादातर लोग मानते हैं कि बेहतरी परफॉर्मेंस थी, कोई खास डिसअपॉइंटमेंट नहीं था डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ के फ्रंट पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि Q4 के नंबर्स थे तो FY17 की गाइडेंस, जिसके बारे में भसीन साहब टच अपॉन कर भी रहे थे, आपको क्विकली बता दूं, स्ट्रीट मान रहा था 11 से 13% के आसपास डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस से कंपनी अगले साल FY17 के लिए देगी। एक तबका यह भी माना था कि 12 से 14% के आसपास, पर क्योंकि इन्फोसिस थोड़ा सा कंजर्वेटिव माना जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग मान रहे थे 11 से 13% कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ की बात होगी। इनफैक्ट जो गाइडेंस आई वो 11.5 से 13.5% कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ की बात करी गई है। तो गाइडेंस FY17 के लिए बेहतर, और इन्फोसिस ने वैसे भी गाइड करा था कि FY17 तक पहुंचते पहुंचते इंडस्ट्री लेवल परफॉर्मेंस पीयर के मुकाबले आपको वैसे ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, हालात इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो उस लिहाज से गाइडेंस बहुत अहमियत रखती है। और मिल गाइडेंस के फ्रंट पे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, और ये जो 11.5 से 13.5% के आसपास की ग्रोथ की बात ये कंपनी कर रही है, कितना पॉजिटिव नजर आता है? सो ये बिल्कुल पॉजिटिव है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 11 से 15% का गाइडेंस आएगा। हमने फैक्टर इन किया है 14.2% रेवेन्यू ग्रोथ, और हमें लगता है कि दे माइट इवन रिवाइज द गाइडेंस ड्यूरिंग द ईयर, और बिल्कुल वी आर कॉन्फिडेंट दैट दे वुड अचीव अवर फोरकास्ट ऑफ 14.2% ग्रोथ। सो हम 14% से ग्रोथ के साथ ही चलने वाले हैं, एंड वी आर गोना मेंटेन आवर रेवेन्यू ग्रोथ आउट। आप कह रहे हैं FY17 के लिए आपने जो assumptions दी तो 11 से 15% के आसपास की ग्रोथ के थे FY17 के लिए। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैसा गाइडेंस लेके आएंगे, एक बड़ी रेंज रहेगी। एंड जैसे ये इतना बड़ा गाइडेंस क्यों आपको अनिश्चितता अभी भी लग रही है, अनसर्टेनिटी अभी भी लग रही है एनवायरमेंट में, उर्मिल, इसीलिए इतना बड़ा बैंड था? नहीं, अगर आप देखें ये क्वार्टर का भी एग्जिट रेट जो YOY ग्रोथ का है वो 15% का है। Q4 में YOY रेवेन्यू ग्रोथ 15% की है। दैट्स व्हाई वी थॉट दैट अपर एंड ऑफ द बैंड वुड बी नियर टू 15%, इसीलिए हमने 11 से 15% का एक्सपेक्टेशन रखा था। बट 11.5 से 13.5% इज ऑल्सो वेरी गुड, और हमें लगता है कि दे वुड बीट देयर अपर एंड ऑफ द गाइडेंस, इसलिए हम 14% ग्रोथ के साथ चल रहे हैं। ओके, जैसे जैसे विजिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, याद रखें Q1 के बाद Q2 तो कहा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है, तो शायद अगर पिक्चर और क्लियर होती है तो शायद साल के दौरान ये गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज भी हो सकती है, जैसे कि हमने इस बीते फाइनेंशियल ईयर FY16 में जिसकी परफॉर्मेंस की हम अब तक बातचीत कर रहे थे उसमें भी हमने देखा था क्वार्टर्स के दौरान हालात इंप्रूव होते हुए नजर आए और गाइडेंस इंप्रूव होती हुई नजर आई थी। तो उर्मिल कॉन्फिडेंट है शायद इसके अपर एंड को रीच करते हुए नजर आए, या फिर साल के दौरान ये गाइडेंस और इंप्रूव होगी। पर विकास जी, क्या एनवायरमेंट वाकई इतना कंड्यूसिव है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऑफ लेट जो आ रही थी वो डिमांड एनवायरमेंट में कुछ कंसर्न जता रहे थे, कहा जा रहा था 0.5% के आसपास ग्लोबल जो स्पेंड्स हैं आईटी सर्विसेज में, आईटी में, वो कम होते हुए नजर आएंगे। तो एनवायरमेंट इतना कंड्यूसिव वाकई है? क्या हालात वाकई इंप्रूव होने? देखिए आशीष, जिस तरह से इन्फोसिस ने गाइडेंस दी है तो मेरी राय में उनको डाउट करना की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा। और हाल ही में जो कॉग्निजेंट ने भी जो गाइडेंस दिया था FY17 के लिए वो भी काफी इंकरेजिंग था। तो इन दोनों को देखते हुए आई डू नॉट फोरसी कि कुछ भी तकलीफ होगी। और जो ये गाइडेंस दे रहे हैं, जैसा कि इन्फोसिस का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अगर आप FY16 का भी देखें तो जो उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर भी जो गाइडेंस हाइक किया था उसको भी उन्होंने बीट कर दिया FY16 के लिए। तो मुझे लगता है जो 11.5 से 13.5% का जो इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस दिया है उसको दे वुड डेफिनेटली बीट दैट। आई एम प्रीटी पॉजिटिव अबाउट इट। ओके, अच्छा भसीन साहब, ये तो सच है एनवायरमेंट थोड़ा सा स्क्वीज जरूर हो रहा है। इन्फोसिस शायद लार्जेस्ट शेयर ऑफ द पाई ऑफ लेट गार्नर करने की कोशिश कर रहा है, बेहतर डील्स बैक कर पा रहा है। पर जैसे उर्मिल ने भी हाईलाइट करा, प्राइसिंग बीते क्वार्टर में भी प्रेशर में थी, प्राइसिंग इस क्वार्टर में भी प्रेशर में है। तो ये जो लार्जेस्ट शेयर ऑफ पाई गार्नर करने के चलते में शायद ये कंपनी थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव होती हुई नजर आ रही है। क्या यही वजह हो सकती है जो FY17 के लिए मार्जिन गाइडेंस नहीं दिया गया? आप लोग क्या कंसर्न होंगे इस बात को लेकर सर? देखिए आशीष, चेंज ऑफ टाइम में चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी भी आएगी। आपको पता है कि ग्लोबली एक
स्टार्टअप का बहुत बड़ा रुझान आ चुका है। हाँ। और हमें देखना है कि कंपनी आगे के लिए भी क्या कहती है, व्हाट इज देयर स्ट्रैटेजी फॉर दिस, व्हाट इज देयर स्ट्रैटेजी गोइंग अहेड, क्योंकि एप्स एंड अदर टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, दीज हैव बिकम वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक वर्टिकल्स विच आर प्लेइंग आउट। और उनके लिए अगर आपको थोड़ा मार्जिन सैक्रिफाइस करना पड़े तो वो भी इन लाइन होएगा इफ द वॉल्यूम ग्रोथ इज गोइंग टू बी देयर। साथ में एक और नेगेटिव मैं ये भी बोल सकता हूं कि यूएस में चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे नए इलेक्शंस होंगे नवंबर में। एंड जैसे अभी आया है मिस्टर ट्रंप के ऊपर कुछ अटकलियां लग रही हैं कि H1 वीजा पे दबाव डालेंगे, और उनकी जो रेटरिक आ रही है वो थोड़ी सी नेगेटिव है। तो आई थिंक ये 2-3 चीजें हैं जो एक रोड ब्लॉक हो सकती हैं, बट ओवरऑल हमें नहीं लगता कि अगर थोड़ा सा मार्जिन सैक्रिफाइस करें फॉर द लार्जर डील, इट वुड बी इन लाइन विद देयर करंट ट्रेंड, एंड वी थिंक दैट innovation would be the key for most of these large IT players going forward. ये जो कंसर्न्स की आप बात करें आगे डिटेल में, इनफैक्ट आगे चेक भी लूंगा उर्मिल, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पे इस बार जो बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आया है, आईडीबीआई कैपिटल के लिए कितना बड़ा सरप्राइज था ये, आप क्या पेंसिल इन करके चल रहे थे सर? और साथ साथ ये जो मार्जिन के एक्सपेंशन के साथ साथ जो गाइडेंस नहीं दी है, प्राइसिंग पे जो प्रेशर आ रहा है, उसको लेकर आप जैसे रिसर्च एनालिस्ट कंसर्न है क्या? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये क्वार्टर में मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे। 60 बिप्स का इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा सरप्राइज है हमारे लिए। और अगर हम देखें तो सिर्फ प्राइसिंग डिक्लाइन इन आइसोलेशन नहीं हो रहा है। अच्छा। वो जो ऑटोमेशन ला रहे हैं इन देयर सर्विस डिलीवरी, उसके वजह से उनको कॉस्ट सेविंग्स भी हो रहा है, एंड इसी वजह से वो मार्जिन्स मेंटेन कर पा रहे हैं। और हमें लगता है कि कॉन कॉल पे वो थोड़ी क्लैरिटी शायद देंगे, और हमें लगता है कि उनका जो लास्ट ईयर का आउटलुक था कि 25% पे प्लस माइनस 1 परसेंटेज पॉइंट्स, वो मार्जिन बैंड वो मेंटेन रखेंगे। और इनफैक्ट हम नेक्स्ट ईयर के लिए मार्जिन इम्प्रूवमेंट फैक्टर इन कर रहे हैं। सो हमें लगता है कि जो ऑटोमेशन रिलेटेड प्रोडक्टिविटी गेन्स है जो वो नेक्स्ट ईयर भी सस्टेन करेंगे, एंड दे विल बी एबल टू नॉट ओनली मेंटेन FY16 के मार्जिन, बट उस पर सुधार भी लेके आएंगे। ओके, तो मार्जिन्स में सुधार भी हो सकता है FY17 में, और वैसे भी 24 से 26% मोटा मोटी एक्सपेक्टेशन से अगर मार्जिन की गाइडेंस आती तो, और 25-25.5% के आसपास उस बैंड में कंफर्टेबली जो बीते फाइनेंशियल ईयर था उसमें भी कंपनी कॉन्फिडेंट थी, और वैसे ही उस बैंड के बीचों बीच पहुंची। 25.5% के आसपास एंड एग्जिट मार्जिन थे FY16 के। लेकिन इंटरेस्टिंग है जिस तरह से डिमांड स्लो डाउन हो रही है, एट्रिशन को लेकर कंसर्न्स थे। एट्रिशन जब से सिक्का साहब आए तब से वो रिसरेक्ट होता हुआ, जैसे कि संजीव भसीन ने हाईलाइट करा, लगातार ये चौथा क्वार्टर हो गया, यानी कि FY16 की सारी तिमाहियों में हमारी जो उम्मीद थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो कंसिस्टेंसी जो इंप्रूव हो रही है, लगातार कंसिस्टेंटली जो परफॉर्म कर रही है कंपनी, उससे और भरोसा इस कंपनी के मैनेजमेंट में बढ़ता हुआ नजर आएगा। नास्कॉम के एनुअल गाइडेंस ध्यान रखें इस बार की 10 से 12% के आसपास थी, तो इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्मेंस की इंडस्ट्री ने बात करी थी। FY17 की गाइडेंस उस बात को हाईलाइट करता हुआ। लेकिन विकास क्या करना चाहिए? ये जो क्रॉस करेंसी हेडविंड्स हैं, ये तो अब तक इन्फ्लेशन के शायद कुछ हद तक फेवर में है। आप मैक्रो एनवायरनमेंट को कैसे देख रहे हैं? आप ये हेडविंड्स को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल आशीष, जो क्रॉस करेंसी हेडविंड्स का जो प्रेशर है वो बिल्कुल बना ही रहेगा, और वो देखा भी जा रहा है। बट चूंकि हमारे खुद की करेंसी में भी अच्छा खासा डिप्रिशिएशन हुआ है, या हो सकता है अगर फेड की रेट हाइक वगैरह आती है तो ये सब का, प्लस यूएस इकोनॉमी में जिस तरह की ग्रोथ देखी जा रही है, तो आई थिंक वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। और बाकी एक दो चीजें जो इन्फोसिस अपने लेवल पे कर रही है, एक तो वो जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, एट्रिशन रेट तो कम हुआ ही है, और इनकी जो दो सब्सिडियरी है, एक एजवर्व और एक इन्फोसिस बीपीओ, ये दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा लैग करता है, और वहां पे भी कुछ सुधार करने की कोशिश है, जिसमें एजवर्व में तो अभी जो एमडी का पोजीशन भी रिक्त है, बट वहां पे भी वो भरने की कोशिश में है। तो ऑल इन ऑल ये सब जगह पे भी इफ दे वर्क, देन आई डू नॉट थिंक देयर शुड बी मच मोर वरी एज फार एज मार्जिन आर कंसर्न्ड। एक जेनरिक कंसर्न है भसीन साहब, वो हमेशा से रहती है कि इन्फोसिस की बुक्स से तगड़ा कैश है, जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, अभी भी मेरे ख्याल से 30,000 करोड़ के प्लस के आसपास पड़ा हुआ है। उसके इफेक्टिव यूजेज के लिए सब शेयर होल्डर्स हमेशा वेट करते रहते हैं। कोई डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए उस फ्रंट पर? हाँ, देखिए आशीष, ये एक आपने अच्छा रोड ब्लॉक बताया है कि हाउ डू यू यूज द कैश ऑन बैलेंस शीट। अभी आपने देखा है पिछले हफ्ते विप्रो में काफी तेजी आई, क्योंकि विप्रो ने एक बायबैक अनाउंस किया है। अब विप्रो का बायबैक, विप्रो इज ऑल्सो वेरी कैश रिच कंपनी, इसका मतलब उनको एक
एक इनऑर्गेनिक कोई ग्रोथ टारगेट दिख नहीं रहा और कोई वायबल कंपोनेंट नहीं दिख रहा जहां वो कैश यूज हो सकता है, तो या तो कैश को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए हायर डिविडेंड या बायबैक कीजिए सो दैट रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव करे। इन्फोसिस ने ऐसा कुछ नहीं किया, बट वो कैश ऑन हैंड भी अब वो इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स भी घट रहे हैं और ट्रेजरी इनकम भी मेरे हिसाब से थोड़ी सी मार्जिनली डिक्लाइन करेगी। तो यस, वी वुड लुक आउट फॉर द गाइडेंस के स्टार्टअप को कॉम्बैट करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। आर देयर एनी वर्टिकल्स वेयर यू आर थिंकिंग ऑफ एन एक्विजिशन एंड सो ऑन। तो ये एक मुद्दा रहेगा बिकॉज इतने ज्यादा कैश पे बैठने से अगर बॉन्ड यील्ड्स घटते हैं तो ट्रेजरी इनकम डिक्लाइन करेंगे, जो अदर इनकम को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है इन द कमिंग क्वार्टर्स। ओके, चलिए, मेरे तीनों एक्सपर्ट्स मेरे साथ बने हुए हैं, संजीव भसीन साहब, विकास सेठी साहब, उर्मिल शाह साहब। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद अब तक मैंने इन्फोसिस के तिमाही रिजल्ट पे बातचीत करी, लेकिन मंडे को ये शेयर किस तरह का कामकाज दिखा सकता है, किस तरह के मूव्स एक्सपेक्टेड है, लॉन्ग टर्म टारगेट्स इन्फोसिस पे क्या होंगे, साथ साथ तमाम पीयर्स टीसीएस, विप्रो, अब जल्दी उनके नतीजे आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस वहां पर है, और आईटी में पेकिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारा, कौन सा बेहतर पिक होगा, कौन सा कमजोर पिक हो सकता है, इन सब पे बातचीत, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाते थे सुन लीजिए इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का का रिजल्ट्स पर क्या कहना है। About 1,700 people equivalent effort saved because of automation. Design thinking has become an integral part of the work that we do and so forth. And I'm really happy that the new things that we have been working on, the platform work, the work on Scava and Panaya, which are our acquisitions, as well as the new initiatives that we have started around design thinking and doing extraordinary new kinds of projects, has also been kicking in. We had great performance in the large deals area. When you look at the trajectory of the innovation and automation initiatives, and the large deal wins and the pipeline that we see, we feel good about the future. And obviously, as our visibility improves, we'll keep taking a look at it. And ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फोकस में। इन्फोसिस और इनफैक्ट पूरा आईटी पैक, इंडिया इन्फ्लाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन, सेठी फिनमार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास सेठी और आईडीबीआई कैपिटल के उर्मिल शाह हमारे साथ बने हुए हैं। उर्मिल, सबसे पहले अब आपके पास, भसीन साहब ने इससे पहले हाईलाइट किया था कुछ चैलेंजेस मैक्रो एनवायरनमेंट में जो FY17 में इंपैक्ट करेंगे, उसमें सबसे टॉप मोस्ट है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की रेस। तो रेटोरिक तो हम ऑलरेडी सुनना शुरू कर चुके हैं, ट्रम्प साहब के जिस तरह के स्टेटमेंट डराने वाले फिर से आने लगे हैं H1B वीजाज को लेकर। ये कितना चैलेंजिंग होगा, या फिर ये रेटोरिक के तौर पर हर इलेक्शन ईयर में आता है, उससे आप जैसे एनालिस्ट बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, या इस बार स्थिति कुछ अलग नजर आ रही है? सो ऑन अ बिजनेस फ्रंट कंपनियों को टाइम मिलेगा वो चेंज करने के लिए। इफ आई एम राइट, उन्हें 3 साल मिलेंगे अगर कोई चेंज होता है H1B वीजा रिजीम में वो एडजस्ट करने के लिए। पर डेफिनेटली ऑन द पर्सपेक्टिव साइड वो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा अगर कुछ नेगेटिव आता है वीजा फ्रंट पे। सो यस, दैट रिमेन्स अ मॉनिटरेबल गोइंग इनटू नेक्स्ट ईयर। ओके, अच्छा, अब मैं बाकी दिग्गज कंपनी जिनके नंबर्स आने वाले हैं। भसीन साहब, एक तो टीसीएस, जो जब हम इन्फोसिस आपने कहा 4 क्वार्टर से आउट परफॉर्म करी, तो टीसीएस ने तो मेरे ख्याल से पिछले 6 क्वार्टर से स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस को मिस करा है। अब सबकी नजरें उस नंबर्स पे होने वाली हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सर, और टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस इस समय प्रिफर्ड बेट क्या नजर आता है? हालांकि टीसीएस के नंबर्स अवेटेड हैं। देखिए आशीष, टीसीएस पे सबसे बड़ा दबाव था बिकॉज ऑफ द चेन्नई फ्लड्स। इन्फोसिस की चेन्नई में उतना एक्सपोजर नहीं है, टीसीएस का मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा था इन दी आईटी फ्रंट, और इस पैक के इम्पैक्ट भी सबसे ज्यादा होएगा। तो उनका इस क्वार्टर में आई थिंक वो रिफ्लेक्ट करेंगे क्या उसका नोशनल या एक वन टाइम लॉस था एंड व्हाट इज द स्ट्रेटेजी फॉरवर्ड। बट टीसीएस इज बीन अ वेरी वेरी बिग बेलवेदर स्टॉक, और आपने जैसे कहा 3-4 क्वार्टर हो गए उनको स्टेबलाइज करने में। हमें लगता है यहां से उनकी गाइडेंस भी पॉजिटिव होगी, बिकॉज एक नेस्कॉम की गाइडेंस है, एक्सेंचुअर हो गया, आपका कॉग्निसेंट हो गया, सब दिग्गज कंपनियों ने पॉजिटिव ही गाइड किया है। एंड आई थिंक टीसीएस शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट फ्रॉम दिस क्वार्टर। लेकिन एज अ स्टॉक और एज अ इंडस्ट्री, द गैप बिटवीन इन्फोसिस एंड टीसीएस इज नाउ एट द नैरोएस्ट इट हैज बीन इन द लास्ट 3 years। और वो एक कमेंडेबल बात है बिकॉज इन्फोसिस हैज कॉट अप एंड हिट ग्राउंड, और हमें नहीं लगता ज्यादा गैप रहेगा। बट एज फार एज मार्केट कैप गोज, अभी भी इनमें गैप है, और हमें लगता है वो गैप रहेगा बिकॉज ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न। अच्छा विकास, बाकी कंपनियों के नंबर्स अवेटेड हैं, तो गिवन जो हमारे पास बैकग्राउंड है उसी के फ्रंट पर पेकिंग ऑर्डर इंडियन आईटी में क्या होना चाहिए लार्ज कैप्स में? तो फिर इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, HCL टेक और टेक महिंद्रा इंक्लूड कर दूं, आपका पेकिंग ऑर्डर क्या होगा?
कौन सा पहले चूज करेंगे, कौन सा लीस्ट प्रेफर्ड होगा सर? देखिए आशीष, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं, जो पांचों बिग आईटी कंपनीज है उसमें इन्फोसिस वुड बी द मोस्ट प्रिफर्ड बेट। कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो जिस तरह से मैनेजमेंट ने 2020 के लिए $20 बिलियन का जो रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है वो अचीवेबल भी है और मैनेजमेंट पे कॉन्फिडेंस भी है कि वो अचीव कर पाएगा। तो उस लिहाज से इन्फोसिस इज द बेस्ट बेट। और उसके बाद विप्रो वैल्यूएशंस के लिहाज से और जो अभी रिसेंटली बाईबैक अनाउंस किया है तो उसके लिहाज से विप्रो वुड बी द सेकंड पिक, थर्ड वुड बी HCL टेक, फोर्थ टेक महिंद्रा एंड फिफ्थ वुड बी TCS। पिकिंग ऑर्डर में लास्ट TCS होता हुआ इन्फोसिस सबसे प्रिफर्ड बेट इस समय। और में लेकिन ऑफ लेट कुछ कंसर्न्स आए थे, प्रमोटर्स की सेलिंग इन्फोसिस में जो हो रही थी, या फिर बड़े फंड मिसाल के तौर पे एवर्डीन एसेट मैनेजमेंट जो पार्शियल अपना चंग एग्जिट करता हुआ नजर आया इन्फोसिस में, ये ऑफलोडिंग जो हो रही है, क्या कुछ कंसर्न की बात सर? और एक और सवाल इसके साथ क्लब करना चाहूंगा, मंडे को इन्फोसिस कैसा खुल सकता है? स्टॉक पे आपका कॉल क्या होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से? हाँ, सो पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स के सेलिंग पे कमेंट करना डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज वो उनके फंड के बेसिस पे या उनके जो डिसीजन क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे उन्होंने डिसीजन लिया रहेगा। सो वो उस पर कमेंट करने पे डिफिकल्ट रहेगा। बट अगर हम इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखें डॉक्टर सिक्का के आने के बाद, एंड जो हमें हमारा एक्सपेक्टेशन है FY17 का एंड FY18 का, वो बेटर ही लग रहा है। सो वी आर नॉट कंसर्न्ड ऑन द फंडामेंटल्स। जो आपने बात की ऑन मंडे, सो शॉर्ट टर्म पे आउटलुक देना डिफिकल्ट रहेगा, बट रिजल्ट अच्छे हैं, सो देयर शुड बी अ पॉजिटिव रिएक्शन ऑन द स्टॉक प्राइस गोइंग फॉरवर्ड। एंड हमारा टारगेट प्राइस इज 1381, जो 18% का अपसाइड दे रहा है फ्रॉम करंट प्राइस। सो इन्फोसिस इज अवर वन ऑफ आवर टॉप पिक्स अमंग्स IT लार्ज कैप, फॉलोड बाय HCL टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो 18% का अपसाइड लंबी अवधि के लिहाज से इन्फोसिस में नजर आता है, 1381 के टारगेट्स। लेकिन हम सब जानना चाहते हैं मंडे को किस तरह की तेजी देखने को मिल सकती है। तो मैं रैपिड फायर करना चाहूंगा संजीव जी और विकास जी, आप दोनों के साथ। विकास जी, पहले आप मंडे को किस तरह का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं बुलिश हूं। मुझे लगता है इन्फोसिस का स्टॉक मंडे को गैप अप खुलना चाहिए, 5 से 7% की अपसाइड के साथ खुलना चाहिए। और बाय एंड ऑफ द डे जिस तरह का मार्केट रहता है उस तरह से फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है। यहाँ पे एक डिस्क्लोजर रहेगा कि मैंने और मेरे क्लाइंट्स और फ्रेंड्स ने जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन जो फैग एंड में इसमें BTST के लिहाज से इसमें पोजीशंस ली हुई। ठीक है, अच्छा वसीम साहब, 1250 का साल का हाई था, सोमवार को तोड़ेगा? ये मोमेंटरली हो सकता है न्यू आए, लेकिन इसमें जैसे जैसे दिन निकलेगा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, बिकॉज इन द शॉर्टर टर्म दे विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। लॉन्गर टर्म बाइंग जरूर लगती है, 1380 ओवर अ ईयर यू कैन सी, बट अभी मंडे को इसमें जरूर प्रॉफिट बुकिंग आएगी एंड वी वुड एक्सपेक्ट वही 1200 और 1250 के बीच में क्लोजिंग आएगी। ओके, तीनों एक्सपर्ट्स मानते नतीजे अच्छे, इन्फोसिस ने कंसिस्टेंटली डिलीवर करा है, स्टॉक में शायद तेजी बरकरार रहे, लंबी अवधि के लिहाज से 1380 1381 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सोमवार को शुरुआत भी शायद एक पॉजिटिव नोट पे होती हुई नजर आए। संजीव भसीन साहब, विकास सेठी साहब, उर्मिल शाह साहब, आप सबका धन्यवाद CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए और इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप बन रही है CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।